बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि इंतखाबात की तारीख देगा तो कौन देगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच में ये जो टग ऑफ वॉर है ये ख़त्म होगी या नहीं होगी? वजारत कानून ने जवाब दे दिया। जवाब में क्या बात हुई आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि अवाम सरापा एहतजाज है, बिजली के बिलों को आग लगा रही है। कहीं मौका ऐसा ना आ जाए कि अपने मीटरों को आग लगाने तक पहुंच जाए। मामलात बहुत गलत सिमत में जा रहे हैं और निगरां हुकूमत इस टाइम पर मसले को हल करने के लिए हरकत में आ चुकी है। हल निकालने की कोशिश की है, कुछ मामला सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन की तरफ जाएं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ आमिर इलियास राना साहब हम मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हिमसेल्फ इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एज वेल। आपका भी बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। इंतखाबात के हवाले से तारीख पे पहले ही बहुत सारा इबहाम मौजूद था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रेसिडेंट ने तारीख देनी थी। तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ख़त लिखा, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने वापस प्रेसिडेंट साहब को ख़त लिखा और उसके बाद मामला वजारत कानून में गया। आज वजारत कानून ने जवाब दे दिया और उस जवाब के अंदर को बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। जवाब में कुछ मामलात यूँ हैं कि मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। ये कहा वजारत कानून ने। असम्बलियाँ वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तहलील हुई, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास ही इख्तियार है। आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात की तारीख देने की इजाज़त तब देता है जब सदर आर्टिकल 58(2) के तहत असम्बलियों को तहलील करें, जो कि नहीं हुई। मौजूदा असम्बलियां आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील होने की वजह से सदर मुमलिकत इस मामले में इस मौके पर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते हैं। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता। मैं आपके सामने आर्टिकल 58 रखती हूँ। आर्टिकल 58(1) जिसकी बात हो रही है, जिसमें वजारत कानून ने कहा है कि प्रेसिडेंट साहब ने प्राइम मिनिस्टर की कहने पर, उनकी एडवाइस पर तहलील की असेंबली। वो ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व स्टैंड डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर PM हैज सो एडवाइज। और 2 जिसके तहत अगर 58(2) के तहत डिसॉल्व होती तो प्रेसिडेंट साहब तारीख दे सकते थे। वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 48 द प्रेसिडेंट मे ऑल्सो डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इन हिज डिस्क्रेशन वेयर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैविंग बीन passed against the PM, no other member of the National Assembly commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly in accordance with the provisions of the constitutions as ascertained in a session of the National Assembly summoned for the purpose। तो ऐसा तो हुआ नहीं, इसीलिए 58(1) के तहत जब कानून कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है तो फिर अब प्रेसिडेंट साहब के पास ये तरीक़ाकार, ये इख्तियार बाकी नहीं रहा। आमिर इलियास राना साहब, बड़ा वाज़ेह पैगाम आ गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख़त के अंदर भी यही बात कही गई थी। स्पेशली अब कवानीन के अंदर जो तरमीम हुई है उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि 58(1) है। सो ऐसी सूरत हाल में अगर प्रेसिडेंट तारीख नहीं दे सकते तो अब इंतखाबात की तारीख कौन देगा और इंतखाबात कब होंगे? देखें जी अनिका, बात सिंपल सी है। सदर मुमलिकत अपनी पार्टी के लीडर भी हैं, वर्कर भी हैं और अपने चेयरमैन के साथ वफादार हैं इस वक्त तक। और उनकी तमाम तर कोशिशें पहले भी यही थी और अब भी यही हैं, और वो ये है कि सदारत के बाद भी उन्हें अपनी पार्टी में रहना है। और वो ये तमाम चीज़ें इस वजह से उठा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत अपने सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन का खत ला मिनिस्टर को भेज दिया। सदर मुमलिकत के पास कोई कानूनी तौर पे ये काम करने का इख्तियार था ही नहीं, पहले भी तारीख देने का और अब भी तारीख के लिए बात करने का। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान के तहत वज़ीर आज़म जो एडवाइस करें उस पर काम करना होता है। सदर के पास इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। हाँ, वो असम्बली तोड़ते तब अगर कोई कायदे वान मुंतखब ना होता, जिस आइन के पीस का उन्होंने हवाला दिया है, वो तब ठीक होता कि वो असम्बली तोड़ते कि कोई भी मेजॉरिटी नहीं ले सकता और फिर वो तारीख भी साथ दे देते। बिल्कुल क्लियर है कि जो काम उन्होंने पहली दफ़ा सूबाई असम्बलियों के लिए इख्तियार इस्तेमाल किया था, उस वक्त तक नया ला नहीं आया था और उसमें वो इख्तियार सदर के पास था। अब वो इख्तियार
इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। और जाती हुकूमत ने इसीलिए ये काम किया कि उन्हें सदर पाकिस्तान से ये बिल्कुल तवक्को थी, क्योंकि वो मरदमशुमारी को नोटिफाई करके जाना चाह रहे थे आखिर में, ताकि इलेक्शन की डेट 4 महीने कम से कम आगे हो जाए। ये उनके प्रोग्राम थे। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, अगर वो करती है कि क्या वो एंटरटेन करेंगे जाते हुए चीफ जस्टिस इन दरखास्तों को, जो उनके पास बहुत सारी जमा हो चुकी हैं कि आप 90 दिन के लिए अहकामात, 90 दिन में इलेक्शन के अहकामात दें। चूंकि अहकामात तो उन्होंने पहले भी 2 तारीखों के दिए और वो अमल नहीं हुआ। और फिर उन्होंने जो 27 सफात पर मुश्तमिल फैसला लिखा, आपको और हमें पता है कि उस फैसले में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। वो किसी एक को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सके, उन्हें ठहराना चाहिए था। आप और हम इन प्रोग्रामों में बहस करते थे और हम तो बड़े क्लियर थे कि जी 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि कुव्वत नाफजा इलेक्शन नहीं कराने जा रही, और उन्होंने कह दिया हम आपको लोग नहीं दे सकते इलेक्शन कराने के लिए। आज जब ये पोजीशन है कि जाती हुई गवर्नमेंट ने, जिसमें पीपल्स पार्टी सुरखेल थी, जिसने इत्तेफाक राय से वोट को कामयाब बनाया, वो ना वोट देते मुराद अली शाह, तो ये कंट्रोवर्सी उस दिन खड़ी हो जाती कि हाँ जी बाई मेजॉरिटी फैसला किया, लिहाजा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी इसको पास कराएं मुश्तरका मफादात कौंसिल को, और ये वहां मुतालबा लेके जाते, वहां इत्तेफाक राय से फैसला कराया। अब जब सिंध में और विफाक की हुकूमत की निगरान कैबिनेट में उनको कुछ नहीं मिला, तो 90 दिन का मुतालबा है और बदले में उनके बंदों के नट टाइट करने शुरू कर दिए गए हुए हैं, जो आपको और हमें पता है। चावला साहब हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम आ गए हैं स्टॉप लिस्ट पे, और ये सब एक दूसरे को आंखें दिखाने के मुतरादिफ है कि आप 90 दिन के मुतालबे से पीछे हट जाएं, हम बाकी चीजों से पीछे हट जाएंगे, वरना फिर ये काम आगे बढ़ेगा। ये सौदेबाजी है, यही राजनीति है, यही पाकिस्तान में सियासत का खेल है, जो दुनिया भर में भी है वो यहाँ पे भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करना चाहती है जाते हुए, कर दे, या आने वाले चीफ जस्टिस के लिए कर दे, तो हो सकता है वो फैसला कर लें कि जी क्या मरदमशुमारी के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां उस आईनी शिक से ज्यादा बड़ी हैं, जिसमें कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन कराने जरूरी है। सही। अच्छा लगार साहब, ये ही अब सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि 3 ही तरीके हो सकते हैं, या तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो पुरानी हल्का बंदियों के तहत, वो तब होगा जब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कहेगी, जिस तरह अभी रान साहब ने भी फरमाया। एक ये है कि फिर ठीक है, फरवरी 2024 के मिड में या एंड में या मार्च के शुरू के अंदर हो जाए, ताकि सेनेट के इंतखाबात से पहले पहले इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो जाए। और तीसरा ये कि पता नहीं फिर वो अननोन टाइम तक डिले हो जाए। लगार साहब, आपकी नज़र में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग कि अब सितंबर के मिड में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, चीफ जस्टिस चेंज होने वाले हैं। अच्छा, पहले तो मेरे ख्याल में ये समझ लिया जाए कि चीफ जस्टिस की तब्दीली को कोई अदलिया के अंदर इनकलाब न समझा जाए। सही। और तब्दीली मामूल की होगी, और चीफ जस्टिस जो आएंगे वो भी वही चीफ जस्टिस होंगे, और उसी कोर्ट नंबर 1 में बैठेंगे, वही उनका चैम्बर होगा, वही उनकी अदालत होगी, और उसकी अदालत में बैठकर वो फैसले करेंगे। और वो कोई ऐसे चीफ जस्टिस साबित नहीं होंगे जो पूरी की पूरी रियासती मशीनरी में काया पलट कर दें और कोई इनकलाब ले आए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी। वो इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और इसी सिस्टम के अंदर रहेंगे, और सिस्टम जो है वो अपने 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 मैकेनिज्म से चलता है। ये जो कुछ भी हुआ है, कि अब तक की सूरत हाल अफसोसनाक है। सबसे ज़्यादा इसमें विक्टिम जो है वो आईन पाकिस्तान बना है। आईन पाकिस्तान को कभी मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया, और गुज़श्ता 1.5 साल से आईन के साथ मजाक होता रहा, खिलवाड़ होता रहा, और पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे ने अपने आप को सर्च नहीं किया कि हम आईन के साथ खड़े हुए और की पासदारी कर रहे हैं। एक दफ़ा ये हुआ था कि जब आईन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट रात के वक्त भी आ गई थी। वो वाकई उस दिन बाकायदा आइन को एब्रोगेट किया गया, आइन को सबवर्ट किया गया और आइन को अबाइंस में रखा गया। जब दूसरी बार ये मौका आया था कि आइन कह रहा था कि 90 दिन के अंदर सूबाई असम्बली को इंतखाबात हों, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अपने पास लिया भी, और उसके बावजूद और ये कहा भी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, मगर 90 दिन के अंदर की डेट नहीं दी। और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे रही तो फैसले में यह कह सकती है ना कि आपको 14 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन कराने हैं। ये तो ये जुमला तो आ सकता था, जुमला नहीं आया, और इसका मौका मिला उन्हें, और उन्होंने 106 दिन बाद की डेट दे दी, जिसको मान लिया सदर ममलिकत ने, जिसको मान लिया PTI ने जो फरियादी बनकर गई थी, और इसको तमाम फरीकें ने मान लिया। उस पर भी अमल नहीं हुआ। फिर कोर्ट ने आज खुद एक डेट दी, वो भी
14 अप्रैल से आगे की डेट थी, सही, तो ठीक। वो भी उसको नहीं। और फिर ये कि 2 असेंबलियां तोड़ी गई थी, एक असेंबली के बारे में बहस हो रही, दूसरी असेंबली की बात ही नहीं हो रही है। पंजाब के बारे में बात तो हो रही थी और आइन को केपीके के बारे में खिलवाड़ बात हो रही बनाया थी। गया। सही। अच्छा लगार साहब, शुएब शाहीन साहब की तरफ भी मैं जाना जी। चाहूंगी। शुएब शाहीन साहब, इस टाइम पर वजारत कानून ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि देखें जी, आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है, लेकिन ये जो असेंबली तहलील हुई है ये तो बेसिकली 58(2) के तहत हुई है, तो यहाँ तो सदर साहब को किसी तरीके का कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो इंतखाबात की डेट को फिक्स करने की कोशिश करें। यही जवाब जो है वो ECP की तरफ से भी आया था, यही जवाब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से भी आ गया। अब सदर जो डेट रखना चाह रहे हैं खुद से इन इंतखाबात की, अब उनके पास कोई और तरीकाकार है? जी बिल्कुल तरीकाकार है। देखें, इस मौजू पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च के फैसले पे डिटरमिन कर चुकी है। उसमें कोई फर्क नहीं है कि आपने आर्टिकल 58 के तहत असेंबली डिसॉल्व की है या आपने आर्टिकल 48 के मुताबिक डिसॉल्व की है। 48(5) पावर देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू अपॉइंट ए डेट विद नॉट लेटर देन 90 डेज। सिमिलर पावर्स हैं गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 105 जब वो असेंबली डिसॉल्व करते हैं, आइदर ऑन द एडवाइस और बाय हिमसेल्फ। और उस दोनों सूरतों में वो असेंबली जो डिसॉल्व होगी बाय द गवर्नर, वो उसके ऊपर वो पावर डेट देने की वो गवर्नर के पास होगी। यही मौजू जब आपको याद है कि पंजाब और केपी का आया, तो केपी के मसले पे गवर्नर ने वो असेंबली डिसॉल्व की थी। पंजाब के मसले पे बाय फ्लक्स ऑफ टाइम यानी 48 आवर्स के बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। ECP का उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जनाब ये भी गवर्नर ने देनी है डेट और केपी के भी गवर्नर ने देनी है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वाइल परफॉर्मिंग हिज पावर्स, वाइल एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स अंडर सेक्शन 57(1) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोनों डेट्स देता हूँ। उन्होंने 9 अप्रैल डेट फिक्स कर दी। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको टू स्पिरिट में इंटरप्रेट किया कि एक तो ये कि जहां गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करेगा वो पावर गवर्नर के पास होगी, जहां असेंबली डिसॉल्व होगी बाय फ्लक्स ऑफ टाइम वो उस वक्त पावर थी प्रेसिडेंट के पास, जो कि अब नए अमेंडेड एक्ट के तहत वो पावर चली गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। बट अगेन उसके अंदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास हैं वो उन्हीं के पास रहेंगी। जो पावर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिली हैं वो प्रेसिडेंशियल पावर्स वो थी जहां एक्सपायरी ऑफ टर्म पे हो या बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम वो असेंबली डिसॉल्व हो जाए, जहां एक्सप्रेसली नोटिफाई ना करे और साइन ना करे गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस सूरत में उनके पास पावर्स गई हैं। कभी आईन भी कानून के ताबे हुआ करता है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट, लेकिन अब मसला ये है कि प्रेसिडेंट ने खत लिख दिया ECP को, ECP ने जवाब दे दिया। प्रेसिडेंट ने फिर ये मैटर लेकर गए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने भी कह दिया कि अब आपके पास कोई तरीकाकार नहीं है। अब आप फरमा रहे हैं कि आइन कानून के अबव है, तो इसीलिए आइन देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ आइन और कानून के अंदर एक सर्टन डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए आइन ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा। लेकिन मैं डिफरेंस की बात भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आइन और कानून ने दोनों को पोजीशंस डिफरेंट वाजे कर दी हैं। आई अंडरस्टैंड। लेकिन अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? वफाकी कानून की वजारत भी नहीं मान रही, ECP भी नहीं मान रहा है। नाउ व्हाट? सुप्रीम कोर्ट कोई एक बार फिर का ECP तो अपने पुराने मौक़िफ़ से खुद मुकर गई है। ECP ने तो जो खुद लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये कहा कि ये गवर्नर की पावर है और प्रेसिडेंट की पावर है। उन्होंने बीच में उस अमेंडमेंट को रेफर किया, से मुकर गए। नहीं, अमेंडमेंट के बाद गलत उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू है ना। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हो या ICP हो, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट जिस आइन की प्रोविजन की तशरीह कर चुकी है उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कर सकती है, ना ICP कर सकता है, ना इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। और इसके बारे में फर्स्ट मार्च के फैसले को किसी पार्टी ने चैलेंज भी नहीं किया। या तो चैलेंज किया हो, रिव्यू किया हो, या उसको चेंज किया हो, रिवर्स कराया हो, वो नहीं है। दैट होल्ड्स द फील्ड। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो बड़ी वाजे है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा वाजे है। तो आज ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इस वजह से कि ये चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो, इस वजह से कि ये जो PDM की और पीपल्स पार्टी की जमातें थी ये भी इलेक्शन से भाग रही हैं,
इसलिए भाग रही हैं कि इनको पता था कि पीटीआई ने जीत जाना है, किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा करें। राइट, शोएब शाहीन साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर साहब, अब ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, ये मैंने एक जगह से नहीं बल्कि नैयर बुखारी साहब भी उस दिन मेरे प्रोग्राम में थे, वो भी यही फरमा रहे थे कि आइन ज़्यादा मुकद्दम है, उसके कंपैरिजन में कानून के अंदर जितनी भी तरामीम कर लें वो तरामीम फिर भी छोटी रहेंगी और आइन ज़्यादा मुकद्दम ही रहेगा। इसीलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की इस मामले के ऊपर स्पेशली 48(5) के तहत बात सुनी जाए। आपका इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, 48(5) तब लागू होता है जब असेंबली में कोई शख्स कायदे ऐवान का वोट ना ले सके और सदर को ये यकीन हो जाए और वो असेंबली अपनी डिस्क्रिशन के तहत 58(2) में तोड़ दे। पहले होती थी 58(2)B, जिसमें सदर की डिस्क्रिशन थी और वो घर चलता करते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा जाके सब देखते थे, वो मार्शल लॉ से जो निकली थी। अब ये जहां पे ना बड़े मजे का शोएब शाहीन साहब ने भी आर्गूमेंट किया, हमारे दोस्त हैं, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट की आती है ना बारी के जी, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स जनरल ज़ियाउल हक ने 1980 में बनाए थे, वो अब पार्लियामेंट के कानून से भी बालातर हो गए। यानी जब कहा गया कि रेगुलेट बेंच किस तरह होगा, कानून बनता है आइन के तहत और आइन के कानून बनने के बाद रूल्स बनते हैं। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं जी हमारे रूल ज्यादा मुकद्दम है, कानून मुकद्दम नहीं है, ये हमारे काम में मुदाखलत है। भाई आपके काम में मुदाखलत कैसे है? आप उस मुदाखलत को मानते हैं जो जनरल ज़ियाउल हक ने की, जो रूल्स बनाए और उन पे आप इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ वही है कि अंग्रेजी का दी थे, पंजाबी का दाज, जिथे लगता है उथे ला। ये क्या बात हुई? एक चीज क्लियर है कि आपने असेंबली वजीर आजम की एडवाइस पे तोड़ी है। पहले आपको के पास क्यों आए थे कि आपके पास इख्तियार था तारीख देने का। अब आपसे वही कानून बदला है, जहां सदर की लिखी हुई थी कि सदर तारीख देंगे, वहां पे आ गया इलेक्शन कमीशन। और ये अगेन ये भी मार्शल लॉ में इख्तियार सदर को दिया गया था। ओरिजिनल आइन में भुट्टो साहब के ये इख्तियार था ही इलेक्शन कमीशन का। आप जाके चेक कर लें, ये मार्शल लॉ की पैदावार जब बीच में घुसती है आइन के अंदर, फिर हम सारे के सारे इंटरप्रिटेशन बदल देते हैं और भूल जाते हैं आइन बनाने वालों की मंशा क्या थी और क्यों बनाया गया था। यहाँ अपने अपने मजे और इक्तदार के लिए जब आमिर आके बैठते हैं और आइन के अपने अंदर भी डाल देते हैं। आमिर साहब, वो वाले मैं आप वाले आमिर से बात कर रही हूँ, वो वाले आमिर तो आते रहते हैं, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब, मसला ये है कि यहाँ आमिरों की तो बात ही नहीं रही है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब बात है जमहूरी जमातों की, और ये सारी जमहूरी जमातों के अंदर आइन की इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर वो वाली जमात भी है जिसने आइन ने बनाने के अंदर अहम किरदार अदा किया, इनकी सारों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। अब इसके बारे में तो हम आमिरों को नहीं मोर्द इल्जाम ठहरा सकते। या तो हमें पूछना ये है कि हमारी सियासी जमातें किधर खड़ी हैं, वो भी आइन के साथ खड़ी हैं या नहीं खड़ी? मैं सियासी जमातों का भी बता देता हूँ कच्चा चट्टा, मुझे तो कोई इसमें मसला नहीं है। जब मुझे ये कंफर्म हो गया था कि ये मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने जा रहे हैं, तो मैं बार बार ये कहने लग गया था कि ये 9 मई बना रहे हैं अपने लिए। जो खान साहब ने 9 मई बनाया रियासत पे हमला करके, ये इन्होंने एक दफा इलेक्शन की डेट को 4 महीने आगे बढ़ाने का तमाम ने रास्ता दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के जहन में 90 दिन की कोई कहानी नहीं है। मरकज और सूबे की निगरान हुकूमतों में हिस्सा ना मिलना असल इशू बना है। वरना ये मुश्तरका इजलास में वोट क्यों दिया इन्होंने? इन्हें पता था कि ये हो रहा है, और सारी की सारी पीडीएम पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, इस सेंस में कि 8 तो थे आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे उसके वोट के मेंबर मुश्तरका मुफादात कौंसिल के। बाकी सबको, मौलाना असद को बिठाया गया, इनके मैंगल साहब के बंदे को बिठाया गया, सब लोग आए और सब ने खड़े होकर तस्वीर बनाई बाजमात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कि जनाब हमने मुत्तफिका तौर पे मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में मर्दमशुमारी के रिजल्ट को नोटिफाई कर दिया। जब उसको एसेंट दे दी, आपने रास्ता ढूंढा खुद फरार का। लेकिन सौदेबाजी के नतीजे में पीपल्स पार्टी को जब कुछ नहीं मिला तो वो 90 दिन वाली कहानी ले आई, और ये उस दिन लाई एग्जैक्ट जिस दिन ज़ियाउल हक की बरसी थी 17 तारीख को, जब वो 90 दिन के चक्कर में 11 साल हुकूमत कर गए। और उस दिन इनकी तरफ से मुतालबा आया कि हम तो 90 दिन पे खड़े होंगे। फिर आप करते रहे। मैं तो बड़ा क्लियर आदमी हूँ,
चीजें वाज़ेह थी, इन्होंने कंफ्यूजन पैदा की जाती है हुकूमत ने। अब सब अपने-अपने सौदेबाजी में लगे हुए हैं, किसी को in सूट other words, करता है और किसी basically, को नहीं सूट करता। तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लें जाके ठीक। और 90 दिन में जाके तो इलेक्शन करा लें। बेसिकली किसी को अगर कोई करा इंटरेस्ट नहीं है सकते कि हैं 90 तो दिन करा के लें। अंदर इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, और इस टाइम पे बिल्कुल तो भी और नहीं भी बात। नज़ीर लगारी साहब, आप अग्री करते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने या नहीं होने? इधर सारा का सारा मसला जो है वो ये है कि कितना हिस्सा मिला, कौन सी हुकूमत में हिस्सा मिला और कितना हिस्सा काफ़ी है मुंह बंद रखने के लिए? असल बात यही है कि आइन का मजाक उड़ाया गया, आइन का तमस्खुर उड़ाया गया, और इस आइन के तमस्खुर उड़ाने के अमल में सारे शामिल हैं, और उन्होंने आइन को अंडरमाइन किया है और आइनी तरीक़ेकार जो उससे इनहराफ किया है। इन्हें बहरहाल ये ज़रूर सोचना चाहिए था आखिरी रोज़ मुश्तरका मफादात की कौंसल का इजलास बुलाते हुए कि जो हम डोल डाल रहे हैं उसके बाद हम इलेक्शन की मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये उन्हें सोच लेना चाहिए था, और मेरे ख्याल है उन्होंने सोच भी लिया था, और शायद उन्हें यकीन भी दिलाया गया था कि जी जो कुछ आप कहेंगे हम इस तरह से चलना के तैयार हैं। लेकिन सही बात यह है कि ना उनकी सुनी गई, ना उनकी, वो तो उसी वक्त हमें पता चल गया था, कानून वो मुश्तरका मफादात की कौंसल का फैसला तो आ गया, लेकिन जब ये नाम देने शुरू कर दिए थे उन्होंने कि वो शाहिद खाकान अब्बासी होंगे, जी वो राना सनाउल्लाह होंगे, जी वो फुला होंगे और जलीलाबाद जिलानी होंगे, और इस तरह से नाम आने शुरू हुए, और मालूम हुआ कि एक और नाम निकल कर आ गया है, और वो नाम राजा रियाज साहब की जेब से निकला। तो राजा रियाज साहब की जेब जो है वो उसमें किस नाम डाला था? तो बहरहाल जिसने वो नाम डाला होगा उसने ये भी सोचा होगा कि भाई अब आगे इलेक्शन हम उस हिसाब से वैसे लगारी साहब, ये नाम इसहाकदार साहब के नाम से ज्यादा अच्छा नहीं है? छोटे सूबे से है, मुतवस्सित तबके से है। नाम तो बहुत ही अच्छा है, एग्जैक्टली, नाम बहुत ही अच्छा है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सही। अच्छा शोएब शाहीन साहब, अब एक इशू जो इस टाइम पर क्रिएटेड है वो ये है कि चलिए ठीक है, हमें इंतखाबात के हवाले से अभी इबाम है, हमें इस बारे में भी इबाम हो गया कि प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, ईसीपी ने तारीख देनी है, हमें इस बारे में भी इबाम है कि जी आइन का जो आर्टिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो अभी तरामीम हुई है कवानीन के अंदर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहेगी। ऐसे में एक बात तो तय है ना कि हल्का बंदियाँ तो होनी है, और हल्का बंदियों के बाद ऑब्वियसली उनकी हल्का बंदियों की इम्प्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग होते होते 4.5 माह का टाइम मांगा है ईसीपी ने। क्या ये बात दुरुस्त होगी कि नए सेंसस की बजाय पिछले सेंसस के हिसाब से, पिछली हल्का बंदियों के हिसाब से इंतखाबात कराए जाएं, जबकि 2018 के इंतखाबात के अंदर भी हल्का बंदियों के ऊपर पहले ही सवाल उठ रहा था? बात सिर्फ इतनी है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो हल्का बंदियों की पावर है वो हल्का बंदियां करके आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के तहत वो सीटों में रद्दोबदल होती है, आइन में तरमीम होती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। किधर है आज आपकी असम्बलियां जिन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ पॉपुलेशन के हिसाब से असम्बलियों की तबद्दुल तगय्युर करना है? आज जब वो नहीं है तो हल्का बंदियों का तुक और उसका इशू कैसे आज रेज हो सकता है? दूसरी बात है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, ये आइन का तकाजा है। आइन की प्रोविजन आर्टिकल 224, आर्टिकल 48(5), आर्टिकल 105, ये सारी बड़ी वाज़ेह तौर पर ये पाबंद करती हैं। आइन का आर्टिकल 254 भी होता है कि अगर कोई इस तरह के हालात आ ही जाएं कि जहां कोई चीज डिले करने पड़े, आपको पता है ये यूज होता है। हालात नहीं है क्या आज खुदा न खास्ता जंग में हैं आप? अच्छा शोएब शाहीन साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास टाइम था कि वो हल्का बंदियां करा देता और नया सेंसस करा देता, वो इलेक्शन कमीशन तो बड़े अरसे से आपके पीछे पड़ा हुआ था ना, पीटीआई के पीछे पड़ा हुआ था। नहीं, मुझे बता दें, हल्का बंदियों के लिए अगर ये वाकई लॉयल और सिंसियर थे तो 30 अप्रैल को खत्म हुआ तो मई में सीसीआई की मीटिंग कर लेते हैं। सीसीआई तो कंपोजिशन ही इलीगल है। आप पीडीएम और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सिंसियर ही नहीं थे। बात तो छोड़ें, आप बात तो समझे ना। जब 30 अप्रैल को आपकी मर्दमशुमारी खत्म हो गई तो मुझे बता देना कि आप हल्का बंदियां क्यों नहीं कराई? आपने क्यों नहीं आपने सीसीआई की मीटिंग बुला के नोटिफाई कर दिया? जब आपने नियत ही आपकी नहीं थी और थ्रू आउट ये सारे कहते रहे कि हमने तो इलेक्शन कराएंगे पुरानी हल्का बंदियों पे क्योंकि वरना इलेक्शन डिले होगा। तो उसके बाद आज इनको 4 दिन पहले किसने ख्वाब में डाल दिया या वो पर्ची इनकी जेब में डाल दी कि जनाब नहीं आप नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन कराएं? ये बारूदी सुरंग बिछाने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा कर दें।
और उसमें वो टू सम एक्सटेंट इबहम क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस बेयकीनी की कैफियत को बढ़ाकर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या ये बेयकीनी की कैफियत आप अगले कितने साल, कितने महीने और चलाएंगे? क्या आपने मुल्क को दलदल में फेंक दिया है कि क्या इसको उठाना भी है कि नहीं? उसका वाहिद हल है कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। राइट शुएब शाहीन साहब, लेट मी गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बिजली के बिलों को आग लगाई जा रही है, लेकिन इस टाइम पर एक हल तलाश किया जा रहा है निगरान हुकूमत की तरफ से। वो हल क्या है, उसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, सियासत से हटके एक आम आदमी की जिंदगी में इस टाइम पर बिजली का बहरान आया हुआ है। ना सिर्फ लोड शेडिंग है और बिजली की किल्लत है, बल्कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उन्होंने जिंदगी अजीरन कर रखी है। लोग सरापा एहतजाज हैं, गलियों सड़कों पर निकले हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि इन बिलों के साथ अपने बाकी खर्चे पूरे करना नामुमकिनात में से हो गया है। इस टाइम पर निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा ने IMF को यह खत लिखा है, तजवीज़ दी है कि बिलों के अंदर कमी की जाए। IMF ने तजावीज़ मांग ली हैं। तजावीज़ आज रात तक IMF को पहुंचाने के इम्कानात मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। अब मेरे लिहाज राना साहब, इस टाइम पर बिजली के बिलों को जलाने के लिए तैयार है अवाम, बल्कि जलाने के लिए तैयार किया है। सरापा एहतजाज है, सड़कों सड़कों गलियों गलियों वही हाल है जो कि बड़े शहरों छोटे शहरों सबका एक ही हाल है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा ने IMF के सामने रख दी है कि जी हम बिजली के बिलों को कम करने की तजवीज़ पेश करते हैं। IMF ने भी पूछ लिया अच्छा किस तरीके से करेंगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक क्रंच इस टाइम पर पाकिस्तान देख रहा है, अब इसका मोरद इल्ज़ाम हम इस हुकूमत को तो दे नहीं सकते, केयर टेकर गवर्नमेंट को, पिछली को देंगे, उससे पिछली को देंगे। हालात ख़राब है, लेकिन अगले 3 से 6 महीने तक यही केयर टेकर सेटअप है, कैसे मैनेज करेगी? देखें, वो बात वही है जैसे वो 14 महीने में मैनेज करने के नाम पे सबको माइनस कर गए, अपनी सियासत को भी माइनस कर गए और लोगों को भी माइनस कर गए। ठीक है, रियासत बच गई, लेकिन रियासत के अवाम कहाँ गए? का जो है वो बाहर आ चुका हुआ है। क्या है मुझे आपको डिस्कस हम आप बैठ के ठंडे कमरे में कर रहे हैं और हमें दर्द किसका आया हुआ है? आम आदमी का। जाहिर है कि हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन जो हुक्मरान चले गए और जो इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं, उन सबके क्या किसी को मसला है? किसी को भी नहीं है। इशू है कि अब इसका हल किसी के पास नहीं है। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कल कैबिनेट में भी इसका हल मौजूद नहीं था और सिर्फ ये हुई कि जी इस बिल की किस्त, यानी कैश फ्लो नहीं है आपके पास, अगर आप इसकी किस्त खुद कर देते हैं उसके लिए आपको IMF के पास से इजाजत लेनी है। आप बताएं आपके पास है क्या काम करने को? कुछ भी नहीं है। IMF ने कहा है हम, इनका ख्याल था हम 24 घंटे में कोई लेके और प्रेस कॉन्फ्रेंस फटाफट करा देंगे। हो सकता है आपकी और हमारी बात के बाद आज दूसरा दिन अमेरिका में शुरू हो गया है, तो वो कोई IMF आपको रास्ता दे दे, लेकिन वो भी उस महीने के बिल की किस्त करने का है। जहां था ना फैसला कि जी जो वापडा यानी जनरेशन करने वाले और डेस्को डिस्ट्रीब्यूशन वाले, जेनकोस और डेस्कोस, उनके 17 से ऊपर के अफसरों को कुछ बिल जो फ्री है टोटली, उसके अंदर कुछ को मोनेटाइज कर दें। और मोनेटाइज क्या करते हैं कि जी कुछ बिलों के हम पैसे दे देंगे आपको और बाकी फ्री खत्म हो जाएगा। वो पता लगा कैबिनेट में इतनी लंबी बहस हुई कि जी ये यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो भी उठा के कैबिनेट कमेटी और एनर्जी को भेज दिया। यहाँ कोई तबका किसी किस्म का, क्योंकि मोनेटाइज अगर वैसे होगा ना, कुछ आप कैश देंगे, ये वही होगा जो इस वक्त शौकत अजीज के दौर में मोनेटाइज करने की पॉलिसी हुई कि जी अफसरों को गाड़ियां नहीं देंगे। गाड़ियां भी सारी बेच दी उसके नाम पे जो खड़ी हुई थी, और हर अफसर को ग्रेड 20 से लेके 22 तक के, और अक्सर अफसर पैसे भी ले रहे होते थे, गाड़ी भी होती थी। 1.5 लाख रुपया, नहीं 1.5 लाख रुपया मिल रहा है और उन्होंने सबने एडमन पूल में गाड़ियां डाल के सब गाड़ियां भी कूट रहे हैं और पैसे भी कूट रहे हैं। ये भी यही कुछ होना है। और टोटल इंपैक्ट कितना आना है अगर वो बिल आप खत्म कर दें? जो डेस्कोज और जेनकोज के अफसरों से कम करना है, जो बहस हुई वो हुई कि 1 अरब रुपया टोटल फर्क पड़ेगा।
यानी इतनी बहस के बाद जिसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन में इस मुल्क में मराहत हैं उसके ऊपर कोई बहस ही नहीं है। ठीक हो गया। ड्रामा क्या हो रहा है, आपको हम किस्त दे देंगे यार, वो गरीब आदमी ने मरते हुए पैसे तो हर सूरत में बिल पे करना है। आप कर दें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, जो गरीब तरीन तबका है उसको स्पेशल बिल के लिए 3-3, 4-4 हजार रुपए चंद महीने के लिए आप दे दें, Got your ताकि point, गुजारा राणा हो जाए और वो इमरजेंसी कैश फ्लो Got दे दें। your point. अदरवाइज राइट राणा साहब, लगारी साहब, आपकी नजर में ये बिजली के बिलों का जो मसला है इसको हल कर सकेंगे किसी तरीके से? नहीं, मैं भी यही समझता हूँ कि जो आमिर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और इनकी इंटेंशन हो भी, अगर इनकी इंटेंशन हो भी तो ये कैसे उस मसले को हल कर पाएंगे? क्या आपकी पूरी रूलिंग एलीट जो है वो किसी भी अपने मफाद से दस्तबरदार होने को तैयार है? जो चीज़ गेन हो चुकी है क्या उससे दस्तबरदार होने को तैयार है? इनके बंगले हैं क्या उनसे दस्तबरदार होने को तैयार हैं? गाड़ियों से दस्तबरदार होने को तैयार हैं? मराज से दस्तबरदार होने को तैयार हैं? यूटिलिटी बिलों से दस्तबरदार होने को तैयार हैं? ये तो आप देखें ना कि किस तरह से बरतानिया का वज़ीर आज़म और बेल्जियम का वज़ीर आज़म या किसी और हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाता है और जाकर एक पहले यूनिवर्सिटी में क्लास लेता है, उसके बाद अपने दफ्तर जाता है, फिर दफ्तर से जो है फारिग होता है तो फिर किसी और काम में चला जाता है, फिर जाता है सौदा सर्व लेता है और सबके सामने वो साइकिल पर बैठकर फिर वापस आ रहा होता है। जब साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा होता है और आ रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि जनाब ये मुल्क का वज़ीर आज़म जा रहा है कि कोई आम आदमी जा रहा है या इतना। हमारे यहाँ जब वज़ीर आज़म को तो छोड़ देना, छोड़ दें सबको, हमारे यहाँ कमिश्नरों की कोठियाँ जो हैं उसमें 10 10 डाउनिंग स्ट्रीट बना लें, 10 10 डाउनिंग, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। राइट लगारी साहब, इसी के साथ मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाऊंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वक्त मुश्किल है, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि शदीद ओवरहॉल की ज़रूरत है पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम को, चाहे वो डिस्कोज हो, चाहे वो जेनकोज हो, चाहे इनकी प्राइवेटाइजेशन हो, या फिर ये जो मुफ्त बिजली फराहम करने, मुफ्त यूनिट देने वाला मामला है। इन सबको सॉल्व करने के साथ साथ पाकिस्तान को अपने पाँव पर भी खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। ये सारे मसाइल का एक मजमुआ है जिसको एक एक करके सॉल्व करना अब लाजिम व मलजूम हो गया। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।